डेफिनेटली ये एक मैसेजिंग है और वो पूरी वही जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है उसी का एक हिस्सा है। साथ ही साथ जो अंश हटाए गए हैं, अगर आप इनको एक एक करके देखिए तो कभी कभी तो आपको मजेदार लगेगा और बहुत चिंताजनक भी। जैसे गोधरा के बाद के दंगों का जो जिक्र है, अब मैं इस पर ये सोच रहा हूं कि अमित शाह कैसे आगे बोल पाएंगे कि हमने सबक सिखाया। अगर आप हटा देंगे तो जी। एक तरफ तो आप उसको चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं और वोट हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ आप छिपा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि ये उनसे पाप हुआ था। मैं इसको पाप ही कह रहा हूं, गांधी जी की भाषा का ही इस्तेमाल हम करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, आप मुगल काल को क्यों हटा रहे हैं? सच्चाई ये है कि मुगल वो इतिहास काल है जो इस समूचे भारत के इतिहास में एक बड़ा कालखंड है, जिसमें हमने संभवतः अशोक के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी देखी। और बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को मानते हैं, हालांकि वो अनुमान के आधार पर है, कि वैश्विक जीडीपी का हिस्सा औरंगजेब और जहांगीर के समय पर वो 33% से 25% तक माना गया। 25 to 33%। इतने बड़ा जीडीपी का हिस्सा भारत का उस समय, जहां दस्तकारी चरम पर थी, जहां हम्म। अलाउद्दीन खिलजी से बाजार नीति शुरू होती है, और मुगलों के समय पर इतना बड़ा व्यापार, जिसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन से आने वाले यात्री, पुर्तगाल के यात्री ये कह रहे थे कि उस मुगल दरबार में, उस भारत में हम क्या बेचेंगे। उस देश में जो इतना समृद्ध है, सोने की चिड़िया जो टर्म इस्तेमाल हुआ था, अगर मैं ठीक हूं तो संभवतः उसी मुगल पीरियड के लिए हुआ था। जो बिल्कुल। विदेशी यात्री आ रहे थे वो इस बात को कह रहे थे। तो आप इतिहास में छिपा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन असल जो मसला है वो है विश्व गुरु बनाते हुए भारत का उस हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने की एक प्रयोगशाला के तौर पर ये चीजें हो रही हैं। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतिहास हमेशा वर्तमान और भविष्य को सृजित करता है। जी। इतिहास से सबक लिया जाता है। ये लोग जो मुगल पूरे उस वंश को लेकर के, अब ये मैं उन नारों को दोहराना नहीं चाहता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बाबर की औलादों वगैरह वगैरह, ये जो कह रहे थे, वो पहले उस इतिहास के बिना पर लोगों को सबक सिखा रहे थे। है ना, जिस इतिहास से हम सबक सीखते हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं हमारे पुरखों से, वो गलतियां आगे ना हो, लेकिन ये उस इतिहास के आधार पर लोगों को सबक सिखाने का काम कर रहे थे, और आज उस इतिहास को मिटाते ही जा रहे हैं। मैं एक बात और मानता हूं कि इतिहास की रचना निरंतर होती है, और इतिहास लेखन का पैटर्न भी निरंतर बदला है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी लिखा, वामपंथी इतिहासकारों ने भी इतिहास लिखा, बीच में सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग बड़े पैमाने पर हुई। अगर आप हिंदुत्व के आधार पर हिस्ट्री राइटिंग करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, कोई हर्जा नहीं है। आप उन नायकों को तलाशिए, जैसे बहुजन वे ऑफ राइटिंग है, उसमें झलकारी बाई से लेकर के उदा देवी पासी तक बहुत सारे नायकों को खोजा गया, और उसके आधार पर दलितों ने और महिलाओं ने, खास करके भारत के संदर्भ में अगर कहूं तो, या आदिवासियों के संदर्भ में, तो टंटिया भील से लेकर के बहुत सारे नायक नायिकाएं निकल करके आए हैं, और डिस्कोर्स भी बदला है कि 1857 की जो क्रांति या पहला स्वाधीनता आंदोलन है, वो मंगल पांडे से शुरू होता है, या दीना भंगी से शुरू होता है, या वो आदिवासियों से शुरू होता है। ये डिस्कोर्स बदलता है। बेशक आप लिखें, शिवाजी के बारे में लिखें, राणा प्रताप के बारे में लिखें, लेकिन आप इतिहास को मिटा करके एक नया इतिहास जब लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप इस आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप लोगों के विवेक को छीन लेना चाहते हैं? क्या आप नौजवानों के भीतर एक ऐसा वो मानसिक पूरा संरचना भर देना चाहते हैं कि जिसके आधार पर वो सांप्रदायिक हो जाए, उनके भीतर केवल हिंदू बचे, वो इंसान ना हो? ये जो कोशिश है, इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसीलिए मैं देखता हूं कि ये भविष्य के लिए भी खतरनाक है।